आज हम डॉक्टर अरुणेश कुमार के लेख गांधी के स्वराज्य का अर्थ के कुछ अहम हिस्सों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। अक्सर स्वराज को हम सिर्फ राजनीतिक आजादी मान लेते हैं, पर गांधी जी की सोच तो इससे कहीं गहरी थी। बिल्कुल कहीं आगे थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी गांधी जी की उस क्या कहते हैं उस विजन को समझने की, जो सिर्फ सरकारें बदलने पर नहीं रुकते। नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज की जो बुनियाद है उसमें बदलाव की बात करती है। हाँ, ये अपने आप में एक दिलचस्प सफर लगता है। अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये सोच कोई बाद में नहीं आई। अच्छा। हाँ, जैसा जयप्रकाश नारायण ने भी लिखा है, गांधी जी ने आजादी से बहुत पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि असली लड़ाइयां तो स्वराज मिलने के बाद भी जारी रहेंगी। मतलब ये सिर्फ ब्रिटिश राज से छुटकारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सर्वोदय यानी सबके उदय, सबके विकास तक पहुंचने का एक लक्ष्य था, कहीं बड़ा लक्ष्य। सर्वोदय, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये बदलाव ये ऊपर से आना था सरकार के जरिए या फिर? नहीं, गांधी जी का मानना था कि ये बदलाव नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर मतलब इसकी शुरुआत समाज की सबसे छोटी इकाइयों से होगी और व्यक्ति के अपने चरित्र निर्माण से होगी। उनका वो मशहूर कथन है ना, जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ, सुना है। तो अगर लोग ही नैतिक रूप से मजबूत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो सिर्फ व्यवस्था बदलने से क्या होगा? यानी कि सिर्फ संसदीय लोकतंत्र ले आना ही वो काफी नहीं था उनके लिए। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि उस जमाने में तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य था। हाँ, पर गांधी जी इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उनका सवाल बड़ा सीधा था, अगर समाज में ही मान लीजिए जहर घुला हो, लोग जागरूक ना हो, अपने कर्तव्यों को ना समझें, तो फिर वो अच्छे प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? सही बात है। राजनीति तो समाज का ही आईना होती है ना? वो तो कहते थे कि भाई सतही इलाज मत करो, बीमारी की जड़ पर ध्यान दो। सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। हिंद स्वराज में भी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी शायद, कि दुनिया हथियारों के जोर पे नहीं टिकी है। बिल्कुल, बल्कि आत्मबल, प्रेम, दया और सत्य जैसे मूल्यों पर। और ये कि नेता समाज को नहीं बदलता, बल्कि एक जागा हुआ समाज ही अच्छा नेता चुन सकता है। ये बात आज भी कितनी कितनी जरूरी लगती है। हाँ, खुद के अंदर झांकने की बजाय हम अक्सर दूसरों पर ही उंगली उठाते रह जाते हैं। सही। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, ये उनकी सोच के केंद्र में थे। और इसी सोच का नतीजा था कि अपनी मृत्यु से बस कुछ ही दिन पहले, जनवरी 1948 में, वो कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ने वाली एक मशीन बन जाए। अच्छा, तो फिर वो क्या चाहते थे कांग्रेस से? वो चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता की राजनीति से दूर रहे, जैसे आजादी से पहले थी। एक लोक सेवक संघ बनकर सर्वोदय के लिए काम करे, समाज निर्माण का काम करे। उन्हें शायद डर था कि सत्ता का मुंह उस नैतिक बल को ही खत्म कर देगा जो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की असली ताकत थी। और लगता है इसी गहरी बात को हम शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए। बनवारी जी की वो टिप्पणी याद आती है कि हम हमेशा राज सत्ता बदलने में लगे रहते हैं। हाँ, समाज बदलने पर ध्यान ही नहीं जाता। जबकि गांधी जी के लिए तो समाज ही मुख्य था। यहाँ तक कि ग्राम स्वराज जैसी उनकी जो कल्पना थी, उसे भी बस गांव का विकास समझ लिया गया, जो उनकी मूल सोच के साथ कह सकते हैं एक मजाक जैसा था। सही कहा। और यहीं से देखिए गांधी जी के विचारों के गलत व्याख्या का मुद्दा भी शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो आज भी होता है। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को गांधी जी की इच्छा बता देते हैं, या कभी-कभी सीए जैसे कानूनों को भी उनसे जोड़ने लगते हैं, जबकि उनका मतलब तो कुछ और था। हाँ, गांधी जी का मतलब किसी एक पार्टी से भारत को मुक्त करना नहीं था, बल्कि वो तो सत्ता की जो अंधी दौड़ है, जो नैतिक पतन है संसदीय राजनीति का, उसके असर से भारत को बचाना चाहते थे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो उनके आदर्श समाज का आधार क्या था फिर, अगर संसदीय राजनीति पर इतना जोर नहीं था? देखिए, नंद किशोर आचार्य ने गांधी के अहिंसक समाज के 3 मुख्य आधार बताए हैं। पहला, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी ग्राम स्वराज। हाँ, जिसका आदर्श रूप था ग्राम स्वराज, मतलब सत्ता नीचे तक पहुंचे। दूसरा, आर्थिक विकेंद्रीकरण, इसमें स्वदेशी और ट्रस्टीशिप जैसे विचार थे। ट्रस्टीशिप मतलब जिनके पास संपत्ति है वो खुद को मालिक न समझे, बल्कि समाज के ट्रस्टी, एक तरह से संरक्षक समझे। और तीसरा, इन दोनों लक्ष्यों को पाने का साधन सत्याग्रह। तो विकेंद्रीकरण से सत्ता की भूख और गैर बराबरी कम हो, और सत्याग्रह सिर्फ विरोध का तरीका ना होकर चरित्र निर्माण का भी रास्ता बने। बिल्कुल।
क्योंकि आखिर में तो देश व्यक्तियों से बनता है, समाज से बनता है। सही बात है। इसीलिए देखिए, दिसंबर 1947 में आजादी के फौरन बाद, जब देश बंटवारे की आग में भी चल रहा था, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं से क्या कहा? क्या कहा था? उन्होंने कहा, सत्ता की राजनीति में, इस पॉलिटिकल पावर के चक्कर में मत पड़ो। पहले राष्ट्रीय चरित्र को सुधारो। वयस्क मताधिकार मिल गया है, ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ सत्ता हथियाने का जरिया मत बनने दो। अपनी अंतरात्मा को साफ रखो। ये तो बहुत बहुत गहरी बात कह दी। हाँ, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर तुम्हारा जनता पर नैतिक प्रभाव होगा तो सरकार खुद तुम्हारी बात सुनेगी या फिर लोग उसे बदल देंगे। अच्छा। तो सतही बातों में मत उलझो, जड़ का विचार करो। आत्मशुद्धि ही मुख्य चीज है। उनका सारा जोर चरित्र पर था। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अरुणेश कुमार के लेख से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि स्वराज कोई एक दिन में मिलने वाली चीज, कोई मंजिल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार ऊपर उठने की एक प्रक्रिया थी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो राजनीतिक ढांचे से कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा बुनियादी थी। एकदम सही। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? यही कि आज जब राजनीति इतनी हावी है, हर तरफ उसी की चर्चा है, तब समाज और व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान देने की गांधी जी की ये बात कितनी मायने रखती है? क्या सचमुच असल बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां गांधी जी इशारा कर रहे थे? मतलब हमारे अपने अंदर से और हमारे समाज के भीतर से? ये सोचने वाली बात है।